हेलो एवरीवन, ये वीडियो है राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 का, जिसमें कि हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 31 से, जो कि बात करता है इलेक्शन पिटीशन मतलब निर्वाचन याचिका की। तो देखिए सेक्शन 31 क्या कहता है कि 1 माह अर्थात 30 दिवस की निर्वाचन याचिका, यानी हम इलेक्शन पिटीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टाइम क्या दिया है, 1 महीना अर्थात 30 दिन। ठीक है, यानी 30 दिन के भीतर भीतर उस नगर पालिका क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन की याचिका दी जाएगी। तो निर्वाचन याचिका का समय कितना है, 1 माह अर्थात 30 दिवस। ठीक है, अगर चुनाव में कोई भ्रष्ट आचरण होता है तो धारा 29 के आधार पर जिला न्यायालय में याचिका लगाई जा सकती है। ठीक है, तो इसमें धारा 29 में क्या था, करप्ट प्रैक्टिसेज यानी भ्रष्ट आचरण की बात की गई थी। तो क्या बात की गई है कि यदि चुनाव में कोई भ्रष्टाचरण होता है तो धारा 29 के आधार पर जिला न्यायालय में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है। ठीक है, क्या होता है देखिए कि नगर पालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली, यानी इस व्यक्ति के निर्वाचन में एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि इसको क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो वह एक याचिका दी जाती है, उसको निर्वाचन याचिका बोला जाता है। 30 दिन के अंदर अंदर यह लगाई जा सकती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, किसी भी नगर पालिका के सदस्य के निर्वाचन को जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन की तारीख से 1 माह के भीतर भीतर चुनौती दी जा सकती है। ये हमने बात कर ली पहले भी। ठीक है, कि निर्वाचन किस नगर पालिका के सदस्य के निर्वाचन को जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन की तारीख से 1 महीने के भीतर भीतर, जिस दिन निर्वाचन हुआ है उस तारीख से 1 महीने के भीतर भीतर चुनौती दे सकते हैं। समय कितना है, 1 महीना या 30 दिन। याचिका जाएगी, याचिका किसके पास जाएगी, जिला न्यायाधीश को जाएगी। कब से जाएगी, निर्वाचन की तारीख से जाएगी। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, निर्वाचन याचिका का समय 1 महीना या 30 दिन। याचिका किसको जाएगी, जिला न्यायाधीश को जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास। ठीक है, और कब से जाएगी, निर्वाचन की तारीख से। वो 30 दिन कब से होंगे, निर्वाचन की तारीख से होंगे 30 दिन। ठीक है, आगे देखते हैं, हम करेंगे अब सेक्शन 32। सेक्शन 32 बात करता है अपीलों की। ठीक है, अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के यानी जिला न्यायालय के आदेशों की अगर अपील करनी है, यानी उसके आदेश से आप संतुष्ट नहीं हैं, जिला न्यायाधीश ने यानी डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई आदेश दिया है, उनसे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप उनकी उस आदेश की अपील कहाँ करेंगे, ये बात की गई है इसमें। ठीक है, तो कहाँ पर होगी, उच्च न्यायालय में होगी, मतलब हाई कोर्ट में। जो जिला न्यायाधीश है उससे ऊपर हाई कोर्ट है। जैसे हमारे जयपुर में खंडपीठ है और जोधपुर में हाई कोर्ट है राजस्थान का। तो जिला न्यायाधीश के आदेश की अपील कहाँ होगी, उच्च न्यायालय में होगी। समय कितना हो गया, समय है इसमें जो आदेश आया है, डिस्ट्रिक्ट जज ने जो आदेश दिया है ना, उसके 30 दिन के अंदर। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर, और कोई स्पेशल रीजन है, स्पेशल कॉज है जिसकी वजह से आप 30 दिन के अंदर अंदर अपील नहीं लगा सके, तो 30 दिन के बाद भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको वो स्पेशल रीजन बताना पड़ेगा। और अगर अपीलेट कोर्ट यानी हाई कोर्ट अगर संतुष्ट है आपके रीजन से, तो वो आपकी अपील को एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, और क्या बात की गई है, यदि अपील ऐसे आदेश के विरुद्ध है जिसमें सभी या किसी भी निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित किया हो, तो ऐसे आदेश पर उच्च न्यायालय पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर रोक लगा सकती है। देखिए क्या बात है कि यदि कोई भी अपील है वो ऐसे आदेश के विरुद्ध है जिसमें सभी निर्वाचित उम्मीदवार या किसी भी एक निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित किया है। ठीक है, और इसके खिलाफ अपील की गई है, तो ऐसे आदेश पर उच्च न्यायालय मतलब जो हाई कोर्ट है, अगर पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है तो वह रोक लगा सकते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय 3 महीने के अंदर अंदर अपील का निपटान करने का प्रयास करती है। समय कितना, अपीलेट कोर्ट कितने महीने के अंदर अंदर अपील का निपटान करेगी, 3 माह के भीतर भीतर अपील का निपटान किया जाएगा। ठीक है, 90 दिन का टाइम होता है, 90 दिन का समय होता है इसमें, यानी 90 दिन मतलब कितना हो गया, 3 महीना। आगे देखिए धारा 33 क्या बात की गई है।
धारा 33 सेट असाइड करने की बात कहती है, ठीक है। कैंडिडेट्स का जो इलेक्शन होता है उसको सेट असाइड करना, यानी समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त यानी रद्द कर देना, सेट असाइड कर देना। अपास्त या शून्य घोषित होने की दशा में क्या प्रक्रिया होगी? तो देखिए, नगर पालिका के सभी सदस्यों या उसके सदस्यों की मतलब टोटल मेंबर्स की टोटल मेंबर 2/3 से अधिक सदस्यों का धारा 31 के अधीन या धारा 32 के अधीन अपील किए जाने पर शून्य घोषित कर दिया जाए तो राज्य सरकार क्या करेगी? उस नगर पालिका को विघटित कर देगी। मेन बात, राज्य सरकार क्या करेगी? नगर पालिका को विघटित कर देगी। दोबारा समझो, क्या कहा है कि नगर पालिका, मेन बात धारा 33 क्या करती है कि जो नगर पालिका में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए ना, उनके कैंडिडेट्स के सिलेक्शन को सेट असाइड कर देना, अपास्त कर देना, रद्द कर देना। तो नगर पालिका में जो भी सदस्य हों उन सभी सदस्यों का या जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनके 2/3 से अधिक मेंबर्स को, 2/3 से अधिक सदस्यों का धारा 31 के अधीन अपील में लगा के या धारा 32 के अधीन अपील करने पर शून्य घोषित कर दिया जाए तो राज्य सरकार क्या करेगी? नगर पालिका को विघटित कर देगी, ठीक है। क्या बात की गई है? धारा 31 और 32 में अपील के बाद शून्य घोषित कर दिया जाए तो राज्य सरकार क्या करेगी? नगर पालिका को विघटित कर देगी, ठीक है। ये हुई हमारी धारा 33। अब हम बात करेंगे धारा 34 की, आदेशों और विनिश्चय की अंतिमता, फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स एंड डिसीजन, ठीक है। फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स एंड डिसीजन, आदेशों और विनिश्चय की अंतिमता। तो देखिए, अगर अपील उच्च न्यायालय में नहीं की गई है तो जिला न्यायाधीश का निर्णय तथा अपील उच्च न्यायालय में की गई है तो हाई कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। क्या कहा है? देखिए इसमें कि यदि आपने जिला न्यायालय में मतलब डिस्ट्रिक्ट जज का कोई डिसीजन आया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज का डिसीजन कहाँ आएगा आपका? मतलब 31 के अंदर जिला न्यायाधीश ने जो भी डिसीजन दिया धारा 31 में, ठीक है। अब उसकी आपने अपील नहीं की आगे तो वो जो डिसीजन दिया है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, वो फाइनल माना जाएगा। और अगर उसकी अपील हाई कोर्ट में चली गई है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हाई कोर्ट के ऑर्डर का, हाई कोर्ट जो भी डिसीजन देती है उसका ऑर्डर का, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा वो फाइनल माना जाएगा। ये बात इसमें कही है बस कि अगर अपील की गई है तो अपीलेट कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा, अपील नहीं की गई है तो जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाली कोर्ट है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसका डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। इसमें क्या, धारा 31 के अधीन जो जिला न्यायाधीश का आदेश है वो बात की गई है और धारा 32 के अधीन जो हाई कोर्ट में आपने अपील लगाई है वो क्या होगा? अंतिम होगा तथा निश्चयात्मक होगा। ऐसा निर्णय अंतिम होगा और निश्चयात्मक होगा। अब हम बात करते हैं धारा 35 का। धारा 35 की क्या बात की गई है? इसमें डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है, यानी निर्हरताएं बताई गई हैं। निर्हरताएं अर्थात अयोग्यताएं। तो देखिए क्या क्या निर्हरताएं इसमें हैं, एक सेकंड, है कि धारा 28, धारा 29 और सिद्ध दोष अपराध सिद्ध होने पर। तो धारा 28 में देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्टोरल ऑफेंस करते हैं, धारा 28 में इलेक्टोरल ऑफेंस जो बताए गए हैं मतलब इलेक्शन से संबंधित ऑफेंस, निर्वाचन संबंधी अपराध, ठीक है। इलेक्टोरल ऑफेंस जो किए गए हैं, अगर ऐसे व्यक्ति, ऐसे कोई भी सदस्य को इलेक्टोरल ऑफेंस करते हैं तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। धारा 29 में क्या, धारा 29 में क्या है? करप्ट प्रैक्टिसेस की बात की गई है, भ्रष्टाचरण की। तो कोई अगर भ्रष्टाचरण करता है, कई सारे भ्रष्टाचरण हमने पढ़े थे कि कोई ब्राइबरी देता है, वाहन से ले जाता है, इस तरीके से, है ना। तो भ्रष्टाचरण यदि कोई करता है धारा 29 के तहत तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अपराध सिद्ध दोष की बात करता है, मतलब कि अगर 6 वर्ष तक की अवधि के लिए उसको क्या कर दिया जाएगा? देखिए, पीरियड ऑफ सच डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइंडिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एज टू सच करप्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। अगर किसी कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, दोषी ठहराया है, ठीक है, तो दोषी ठहराने के बाद जब वो कारावास से मुक्त हुआ है ना, कारावास से मुक्त होने से 6 साल तक वह उसको निर्हर तक किया जाएगा, मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पीरियड ऑफ सच डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी 6 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइंडिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, एज टू सच करप्ट प्रैक्टिसेज और फ्रॉम द कन्विक्शन।
निष्कर्ष, जिला न्यायाधीश जो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं उस तारीख से अपराध सिद्ध दोष ठहराए जाने की तारीख से 6 वर्ष की होगी। तो ये 3 थी, धारा 28, धारा 29 और अपराध सिद्ध दोष की बात की गई है। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे धारा 36। धारा 36 में क्या बात की गई है? निर्भरता का हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना, धारा 36 में बात की गई है। तो इसमें क्या बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग लेखबद्ध कारण, मतलब लिखित में कारण देते हुए कि क्यों इसकी अयोग्यता को हटाया जा रहा है, तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है लेखबद्ध कारणों से निर्भरता को हटा सकेगा या उस निर्भरता की यानी डिस्क्वालिफिकेशन की समय अवधि को कम कर सकता है। तो ये किसके पास राइट है? राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है ये, और निर्भरता को हटा सकता है या उसकी कालावधि में कमी कर सकता है राज्य निर्वाचन आयोग। उसको लिखित में कारण देना पड़ेगा लेकिन उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं धारा 37। धारा 37 क्या बात करती है? पद की शपथ। देखिए धारा 37 ओथ ऑफ ऑफिस, ओथ ऑफ ऑफिस। ठीक है, वो किसको लेनी होती है? अध्यक्ष को और प्रत्येक सदस्य को। पद की शपथ लेनी होती है अध्यक्ष को और प्रत्येक सदस्य को। ठीक है, समय होता है प्रथम बैठक की तारीख से 1 माह के अंदर अंदर शपथ लेनी होती है। ठीक है, 1 माह की प्रथम बैठक, पहली बैठक की तारीख से 1 माह के अंदर अंदर शपथ लेगा। ठीक है, और किसके समक्ष शपथ ली जाएगी? राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ ली जाती है ना। और ये संशोधन किया गया है 31 मार्च 2011 को। इससे पहले शब्द क्या था? कलेक्टर शब्द था यहाँ पर, कि कलेक्टर के समक्ष शपथ ली जाती है। ठीक है, तो अभी शपथ किसके समक्ष ली जाती है? राज्य सरकार द्वारा। देखिए, राज्य सरकार द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिए, तो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी है उसके समक्ष शपथ ली जाती है। कौन लेता है? अध्यक्ष और सदस्य लेते हैं। और ये संशोधन कब हुए हैं? 31 मार्च 2011 में। देखिए शपथ, अब 3 बातें आपको याद रखनी है। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति दिलवाता है, समय 1 महीने के अंदर अंदर यानी प्रथम बैठक की तारीख से 1 महीने के अंदर अंदर। छूट, विचाराधीन कैदी, निरुद्ध व्यक्ति और राजनीतिक कैदी। ठीक है, अब देखिए अगर कोई भी सदस्य इस अवधि के दौरान विचाराधीन कैदी या निरुद्ध व्यक्ति या राजनीतिक कैदी के रूप में जेल में था तो यह अवधि शामिल नहीं होगी। यानी कोई भी सदस्य है वह 1 महीने की अवधि के दौरान विचाराधीन कैदी था या निरुद्ध व्यक्ति था या राजनीतिक कैदी था तो वह यह अवधि यानी जो 1 महीने की अवधि है वह उसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है, इसकी धारा 38 में बात की गई है त्याग पत्र यानी रेजिग्नेशन की। धारा 38 किसकी बात करता है? रेजिग्नेशन यानी त्याग पत्र देना। तो देखिए कोई भी सदस्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रमाणित नोटिस के द्वारा त्यागपत्र देगा। त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा, है ना। और किसके द्वारा देगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रमाणित नोटिस के द्वारा। ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा, आपको दिखाती हूँ एक बार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित लिखित नोटिस अध्यक्ष को देकर, ठीक है, त्यागपत्र दे सकेगा। समझ आया? तो हम क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो हम बहुत शॉर्ट में चल रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ पॉइंट्स पे ध्यान दो जो मैं बोल रही हूँ। कोई भी सदस्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रमाणित नोटिस के द्वारा यानी अनुप्रमाणित के द्वारा त्यागपत्र देगा अध्यक्ष को, और त्यागपत्र नोटिस की तारीख से 15 दिन की समाप्ति के पश्चात, ठीक है, या अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की तारीख जो भी पहले हो प्रभावी होगा। कैसे कब प्रभावी होगा ये देखिए कि नोटिस त्यागपत्र जो दिया गया है नोटिस की तारीख से 15 दिन की समाप्ति के पश्चात, नोटिस दिया उस दिन से 15 दिन समाप्त होने के पश्चात है तो वह लागू हो जाएगा, या फिर जिस दिन अध्यक्ष ने त्यागपत्र स्वीकार किया है जिस तारीख को, उनमें से जो भी चीज़ें पहले होंगी उसके हिसाब से प्रभावी होगा। ठीक है, नोटिस की तारीख से 15 दिवस की समाप्ति के पश्चात,
या अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की तारीख जो भी पहले हो उससे वह प्रभावी माना जाएगा। अब हम पढ़ेंगे धारा 39। धारा 39 बात करती है सदस्य का हटाया जाना, ठीक है, मतलब कि रिमूवल ऑफ मेंबर, रिमूवल ऑफ मेंबर की बात करती है धारा 39। तो देखिए सदस्य के हटाए जाने का एक तो आधार बताया गया है, दूसरा उसकी जांच बताई गई है। तो देखिए क्या बात करेंगे हम, पहले हटाने का आधार क्या है। धारा 39 में हटाए सदस्यों को हटाने की यानी रिमूवल ऑफ मेंबर्स की बात की गई है। तो हटाने का आधार क्या है, नगर पालिका की अनुमति के बिना 3 से अधिक क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, ठीक है। नगर पालिका से अनुमति लिए बिना 3 से अधिक बिल्कुल लगातार यानी क्रमवर्ती, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहा है, परंतु इस कालावधि में विचाराधीन कैदी या निरुद्ध व्यक्ति या राजनीतिक कैदी के रूप में जेल का समय शामिल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो पहला हटाने का आधार क्या है, 3 से अधिक क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित है नगर पालिका की अनुमति के बिना। दूसरा पॉइंट क्या है हटाने का आधार, धारा 37 में क्या थी, ऑफिस की ऑथ ऑफ ऑफिस, ऑफिस की शपथ ली थी, पद की शपथ मतलब, ठीक है। तो पद की शपथ लेने में विफल रहा है धारा 37 में। और धारा 14 और धारा 24 या धारा 21 यानी 14, 24 या 21 में कोई निर्योग्यता उसने धारित की हो। देखिए धारा 14 में क्या था, एक बार दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। 14 में इलेक्टोरल रोल में रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्वालिफिकेशन थी, ठीक है। 24 में क्या था, मेंबर्स के लिए जनरल डिस्क्वालिफिकेशन थी। और कौन सी धारा थी, धारा 21। 21 में क्या था, 21 में भी आपको डिस्क्वालिफिकेशन बताइए मेंबर्स की, ठीक है। मतलब इसमें बताया कि कौन कौन मेंबर डिस्क्वालीफाई होगा, क्वालिफिकेशन बताइए, पर एक तरीके से डिस्क्वालीफाई वाली भी बात इसमें आ जाती है। तो धारा 14, 24 और धारा 21 में यदि कोई निर्योग्यता है तो सदस्य के रूप में, फोर्थ पॉइंट बता रही हूँ आपको, इसमें सदस्य के रूप में कर्तव्य पालन की उपेक्षा की है। जो उसको सदस्य होने पर जो कर्तव्य पालन करना है उन कार्यों की उसने उपेक्षा की है, निकृष्ट आचरण का दोषी पाया गया है, या सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया गया है। तो ये सब पॉइंट्स उसके हटाने के आधार क्या क्या है। देखिए नगर पालिका की अनुमति के बिना 3 से अधिक क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहा है, ठीक है, लेकिन विचाराधीन कैदी, निरुद्ध व्यक्ति और राजनीतिक कैदी इसमें शामिल नहीं है। धारा 37 में वह शपथ लेने में विफल रहा है। धारा 14, 24 और 21 में कोई निर्योग्यता उसने धारण कर रखी है और सदस्य के रूप में कर्तव्य पालन की उपेक्षा की है, निकृष्ट आचरण का दोषी अथवा सदस्य रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है, ठीक है। अब देखिए हम इसमें जांच की बात करेंगे, है ना। पहले हमने सदस्य के हटाए जाने का आधार देखा, अब हमने जांच देखेंगे। जांच कौन करेगा, राज्य सरकार स्वयं करेगी या राज्य स्तरीय सेवा की रैंक का प्राधिकारी करेगा। या तो जांच खुद राज्य सरकार करेगी या कौन करेगा, ये देखिए जांच वाला आ गया आपका, जांच राज्य सरकार करेगी या राज्य स्तरीय सेवा की रैंक का कोई ऑफिसर यानी प्राधिकारी। संबंधित सदस्य को स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाएगा, जिसको हटाया जाना है, जिसको उसकी जांच के समय उसको स्पष्टीकरण का यानी खुद को बोलने का अधिकार दिया जाएगा, अपनी सफाई देने का अधिकार मिलेगा उसको कि अपने पक्ष में वह अपनी सफाई रखे, स्पष्टीकरण दे अपना। जब तक जांच चल रही होती है अर्थात पद से नहीं हटा दिया जाए, सदस्य अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है, और उसके जो सारे कर्तव्य हैं एक सदस्य के रूप में वह उनका भी निर्वहन करेगा। जांच के दौरान राज्य सरकार ऐसे सदस्य को निलंबित कर सकती है, ठीक है, राज्य सरकार निलंबित कर सकती है जांच के दौरान भी। वैसे तो वह जब तक जांच चल रही होती है जब तक उसको पद से हटा नहीं दिया जाता है वह अपने पद पर बना रहेगा और सारे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, लेकिन जांच के दौरान राज्य सरकार उसको निलंबित कर सकती है। और राज्य सरकार का जो अंतिम आदेश है वह राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कर सकते, ठीक है। और राज्य सरकार का जो अंतिम आदेश है उसको राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा कि इस व्यक्ति के अगेंस्ट में क्या डिसीजन दिया गया है और उसको किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे धारा 40 की।
इंक्वायरी इनटू सर्टेन एलिगेशंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस, कि पद की अवधि समाप्त हो गई है, किसी व्यक्ति की पद की अवधि समाप्त हो गई है, उसके पश्चात भी कुछ अभिकथनों की जांच की जाएगी। देखिए ये जो पद की अवधि समाप्त होने के पश्चात जो कुछ कथनों की अभिकथनों की जांच की जाती है, कुछ अभिकथन मतलब कुछ एलिगेशन जो कि आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच करना, तो ये जांच कौन करवाएगी? राज्य सरकार। राज्य सरकार किसी भी सदस्य की अथवा अध्यक्ष की या उपाध्यक्ष की पदावधि समाप्त होने के पश्चात भी करा, ठीक है। जांच हो सकता है सदस्य रहते हुए चालू हुई हो, तो भी पद की अवधि समाप्त होने के बाद भी उस जांच को जारी रखा जा सकता है, ठीक है। यदि पूर्व पदावधि की कोई जांच चल रही है और कोई सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नई अवधि के लिए भी पुनर्निर्वाचित हो जाता है, मतलब पहले की जो पदावधि थी जिसमें उसने कार्य किया है उसकी कोई जांच चल रही है, और कोई भी जो सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जिसकी जांच चल रही है वो नई अवधि में दोबारा निर्वाचित हो गया, तो धारा 39 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों के सहित लागू होंगे। मतलब मेंबर को हटाने वाला जो है ना, ये कि रिमूवल ऑफ मेंबर्स, तो वह परिवर्तनों के सहित जो भी आवश्यक परिवर्तन है उनके साथ धारा 39 के उपबंध लागू होंगे। अर्थात पुनर्निर्वाचित होने के बाद क्या होगा? पहले वाले कार्यकाल की चल रही है जांच, तो वह चालू रखी जाएगी, ये धारा 40 कहती है इसमें। तो ये हमने धारा 31 से धारा 40 इस वीडियो में किए हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।